हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज क्वेश्चन चैप्टर नंबर हम लोग 2 का कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड जो रहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि एसिड जो रहते हैं उनका एक कैरेक्टर होता है एसिडिक कैरेक्टर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। तो एसिड का जो होता है एसिडिक कैरेक्टर वो कैसे शो होता है, जब वो H+ आयन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। मैंने आप लोगों को अरहेनियस की जब डेफिनेशन शुरू में पढ़ाई थी तो उसमें ये लिखा था कि जो भी एसिड्स अगर H+ आयन्स प्रोड्यूस करे, जो भी सब्सटेंस अगर H+ आयन्स प्रोड्यूस करे तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिड्स। ठीक है, अब क्या होता है ना कि एब्सेंस ऑफ वाटर में जैसे HCl है, ठीक है, HCl है, अभी ये सिर्फ सिंपल HCl है, ठीक है, तो इसको हम लोग एसिड कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन अब लोग इसमें हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर डाला और डिस्टिल्ड वाटर में HCl डाला और इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, तो ये क्या हो गया, H+ आयन अलग हो जाते, Cl- अलग हो जाते। तो जो भी सब्सटेंस H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग एसिड्स बोलते थे। लेकिन अगर ये जनरल ऐसे HCl से वैसे ही रखा रहेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि एसिड है कि ये बेस है, तो इसको हम लोग चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम लोगों ने डिस्टिल्ड वाटर लिया, उसमें हम लोगों को H+ आयन और Cl- आयन जो है वो अलग मिले। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि H+ आयन अगर अलग मिले तो वो एसिड से, और एक बार और अगर हम लोगों ने जैसे NaOH लिया, ठीक है, तो NaOH को भी डिस्टिल्ड वाटर में रखा तो देखा कि OH- आयन जो है हम लोगों को प्रोड्यूस है। तो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, अगर एसिड से और बेस है तो जो भी सब्सटेंस अगर H+ आयन्स प्रोड्यूस करता है उसको वाटर में डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो एसिड्स होता है। और कोई भी सब्सटेंस अगर OH- आयन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उस अगर वाटर को वाटर में डाल के उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्रोड्यूस करवाता है तो OH- आयन्स प्रोड्यूस करता है। इसको हम लोगों ने अरहेनियस वाली जो डेफिनेशन में पढ़ा था, अरहेनियस की एसिडिक डेफिनेशन और बेसिक डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, एब्सेंस ऑफ वाटर में ये शो नहीं करेंगे क्योंकि जब तक अगर जैसे कुछ भी है XYZ, ठीक है, ये कुछ भी नाम है, ठीक है, अब आपको मालूम ही नहीं कि एसिड है कि बेस है, ठीक है, आपको क्योंकि मालूम नहीं, अब हमने इसको रिएक्ट करवाया तो हमको इसमें से H+ आयन्स प्रोड्यूस हुए, तो जब H+ आयन्स प्रोड्यूस होंगे तो ये एसिडिक है। हाँ, मान लो अगर इसमें से OH- आयन्स प्रोड्यूस है तो ये बेस हो जाता है। और अगर सिर्फ मैंने आपको बताया कि XYZ जो है वो ऐसे ही रखा है तो आप इसमें से कैसे बता पाओगे कि एसिड है कि बेस है। ठीक है, इसलिए एब्सेंस ऑफ वाटर में नहीं होता, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इन दैम। ठीक है, एसिड बिहेवियर किसके कारण होता है, एसिड बिहेवियर होता है H+ आयन्स के कारण, और बेसिक बिहेवियर कैसा होता है, OH- आयन्स के कारण। ठीक है, इन दैम द एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन, तो एसिड जो रहता है और जो बेस रहता है, ये दोनों इनके जो आयन्स प्रोड्यूस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर करते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ वाटर में ये नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 5 सॉल्यूशन ABCDE व्हेन टेस्टेड, ठीक है, विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज पीएच, एक 4 मिलेगा पीएच, एक 1 मिलेगा, एक 11 मिलेगा, एक 7 मिलेगा और एक 9 मिलेगा रिस्पेक्टिवली। सो विथ सॉल्यूशन न्यूट्रल, न्यूट्रल कौन सा सॉल्यूशन होगा, ऑफकोर्स न्यूट्रल जो होगा वो 7 होगा। ठीक, तो हम लोगों ने लिख लेते पहले, सबसे पहले 4 था, फिर 1 था, फिर 11 था, फिर 7 था और फिर 9 था। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन सा था, न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल कौन सा था, 7 होता है। ठीक है, न्यूट्रल 7 होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, बेस है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, तो बेसिक इसमें से कौन सा होगा सबसे ज़्यादा, सो जो बेसिक होता है सबसे ज़्यादा इसमें से होगा आपके पास 11। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर ये है तो इसको बोलेंगे हम लोग बेसिक। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन को हम लोग बेसिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, थर्ड है स्ट्रॉन्गली एसिड। स्ट्रॉन्गली एसिड कौन सा होगा, ए वाला होगा, 1 वाला, क्योंकि एसिड्स की रेंज होती है 0 पे बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है ना बच्चों, तो 0 से 6.9 तक वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होगी, 1 होगी, तो ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब 4 नंबर पे वीकली एसिड, तो वीकली एसिड जो है 4 होता है। ठीक है, जो 4 पे आता है उसको हम लोग वीकली एसिड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और वीकली अल्कलाइन कौन सा होगा, 9। ठीक है, ये 9 वाला होगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये तो बहुत इजी, इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जो है ऐसे जनरली बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन इतने ईजी क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, पीएच पे थोड़े बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब ए और बी। एक टेस्ट ट्यूब ए और बी में दोनों में मैग्नीशियम रिबन लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब ए, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, हम लोग उसको और अच्छे से लिखते हैं, 2 मिनट वेट। टेस्ट ट्यूब ए है, ये टेस्ट ट्यूब बी है, दोनों में मैग्नीशियम रिबन है और दोनों में क्या ऐड किया है, सबसे पहले इसमें HCl ऐड किया था और इसमें CH3COOH ऐड किया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, so is added to test tube B in which test tube will the fizzing color more vigorously and why। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स के बारे में। ठीक है, ये वाला कौन सा होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है क्योंकि इसका पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, जो 0 के आसपास होती है। ये वीक एसिड होता है। ठीक है, वीक एसिड होता है। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं वीक एसिड। ओके, सो अब आपको बताना है कि फिजिंग जो होगा वो
स्ट्रॉन्ग एसिड में अकर होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl है, तो इसमें ही अकर होगा। अब इसका रीज़न बताते हैं हम लोग। तो फिजिंग का रीज़न बताने से पहले मैं आप लोग को समझाती हूँ कि फिजिंग होता क्या है। जब भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोगों ने वाटर टब लिया और अगर इसमें हम लोग कुछ भी, मैंने एक एक्टिविटी बताई थी जिसमें आपको ऐसे बबल्स फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। तो जिसमें भी बबल्स फॉर्म होते, जब भी कोई हम लोग ऐसे कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अगर किसी दूसरे सब्सटेंस में ऐड करते हो और अगर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर वो सॉल्यूशन में बबल्स फॉर्म होते हैं, उसका क्या मतलब है कि वो सब्सटेंस कैसे फिजिंग हो रहा है, उसमें फिजिंग हो रहा है। बबल्स फॉर्म होना मतलब फिजिंग होना, ठीक है। अब फिजिंग, अब हम लोगों ने एक कैटेगरी पढ़ी थी स्ट्रॉन्ग एसिड की और एक कैटेगरी पढ़ी थी वीक एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास HCl आता है, वीक एसिड में CH3COH आता है। तो जब भी इनको क्या करते हैं, आयोनाइज करवाते हैं, मतलब वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करवाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा H+ आयंस निकलते हैं। इसके जो H+ आयंस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और इसके जो H+ आयंस है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में जो H+ आयंस है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, वीक एसिड्स में जो H+ आयंस है वो बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं। तो क्योंकि HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है उसमें H+ आयन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस है, तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा कि फिजिंग जो होता है ना, जो बबल्स फॉर्म होते हैं, तो वो बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन अगर रहता है, अगर हाइड्रोजन गैस अगर रहती है, अगर हाइड्रोजन गैस रहती है तो ही जो है वो बबल्स फॉर्म होते हैं। तो फिजिंग का क्या मतलब है कि बबल्स फॉर्म होना। तो बबल्स क्यों फॉर्म होते हैं? बबल्स जो फॉर्म होते हैं अगर उसमें हाइड्रोजन गैस रहती है तो ही बबल्स फॉर्म हो गए। हम लोगों ने देखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड में जो है ज़्यादा H+ आयंस मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और वीक एसिड्स में जो है वो कम हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो HCl वाले केस में जो है वो, क्योंकि HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसमें ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, उसमें ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस होंगे तो वो क्या करेगा, ज़्यादा बबल्स फॉर्म करेगा और उसमें ज़्यादा जो है फिजिंग होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा अपने पास? क्वेश्चन नंबर 11। ओके, फ्रेश मिल्क हैज़ अ pH of 6. हाउ डू यू थिंक दैट द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड? ठीक है, तो pH 6 होता है, तो 2 मिनट है ना, वेट। ठीक है, हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन देखा? 11th क्वेश्चन देखा। ठीक है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे 11th क्वेश्चन को। ठीक है, MCQs में आ सकता है। देखो बच्चों, pH वैल्यू जो मिल्क का होता है वो 6 होता है, तो वो कर्ड में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा, मतलब उसका pH वैल्यू कैसे चेंज करेगा। ठीक है, तो जब भी ये कर्ड में कन्वर्ट होगा तो इसका pH वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, तो ये 6 से लेके जाके ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो द pH वैल्यू of milk is 6, but when it will convert into curd its pH value decreases. Why? It's because, देखो आप लोग पहले से बता दूंगे कि उसकी pH वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो बिकॉज इट्स pH वैल्यू इज डिक्रीजिंग एज उसमें फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड, बिकॉज एज कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड, कर्ड कंटेन लैक्टिक एसिड विच इज स्ट्रॉन्ग, विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड बट विच इज नॉट अ वीक एसिड। इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, लैक्टिक। ठीक है, लैक्टिक, ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो pH जब 6 रहता है, आप लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि pH of milk falls below 6 as it turns into curd due to the formation of lactic acid, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तो उसका pH जो है वो 6 से लेके डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क. Why does he shifts the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? वैसे क्यों करता है? क्योंकि मिल्क इज मेड स्लाइटली अल्कलाइन सो दैट इट मे नॉट गेट सॉर इजीली ड्यू टू द फॉर्मेशन। ठीक है, अगर दूध को बहुत देर तक, जिससे जो कच्चा दूध आता है, ठीक है, जिसको हम लोग बॉयल नहीं करते, जो कच्चा दूध आता है जिसको हम लोग जनरली बॉयल नहीं करते हैं, ठीक, तो उसका क्या हो जाता है, उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं, लेकिन अगर उसको ओपन रखेंगे ना तो उसमें लैक्टिक फॉर्मेशन, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होने लगेगा और वो कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में या छाछ में, या फिर वो सॉर हो जाता है या खट्टा हो जाता है। तो उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा बेस ऐड कर देते हैं। जैसे बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस ऐड होता है जिसका वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल से थोड़ा सा ऊपर 7.1 से थोड़ा सा ऊपर चले जाता है। क्योंकि अगर इसको फ्रेश मिल्क को अगर ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए, उसको बॉयल भी नहीं करा जाए, फ्रिज में भी नहीं रखा जाए और ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो उसका pH वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि उसमें एसिड फॉर्म होने लग जाता है। ठीक है, उसमें एसिड्स फॉर्म होने लग जाते हैं तो उसका pH वैल्यू डिक्रीज होने लग जाता है। तो पहले ही मिल्कमैन क्या कर देगा, उसमें एक बेस ऐड करेगा ताकि वो थोड़ा न्यूट्रल हो जाए, ताकि वो 7.1 से थोड़ा सा न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, उसमें ही 2 पार्ट्स। तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि वाई डज द मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट अस कर्ड? तो उसमें कर्ड बनने में, सो द एल्कलाइन मिल्क, क्योंकि वो मिल्क जो है वो एल्कलाइन है, मतलब थोड़ा सा बेसिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एल्कलाइन नहीं है बट इट्स बेसिक। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा बेसिक है मिल्क, सो टेक्स लॉन्गर टाइम, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज इट्स बेसिक। ठीक है, अभी क्योंकि ये बेसिक है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा एसिड में कन्वर्ट होने के। टेक्स लॉन्गर टाइम टू सेट इन टू कर्ड बिकॉज द लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो जो लैक्टिक एसिड है सबसे पहले उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा 7.4 7.7 की रेंज में आ जाता है, या फिर हम लोग 8 मान लेते हैं, तो पहले वो न्यूट्रल आएगा, पहले वो 6 7 पे आता है, उसके बाद जो है वो
pH उसका वैल्यू डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, कैसे डिक्रीज होगा, जैसे इसका pH वैल्यू, सपोज करो कि इसका pH वैल्यू जो है 8 है। ठीक है, तो 8 है तो उसके बाद सबसे पहले वो 7 पे आएगा, 8 या 9 रहता है। ठीक है, 8 या 9 है तो सबसे पहले उसका 7 पे आएगा, उसके बाद न्यूट्रल होने के बाद ही जो है वो उसका pH वैल्यू डिक्रीज होकर फिर 5 तक जाता है। ठीक है, 4 to 5 तक जाता है। द अल्कलाइन विल टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू सेट इनटू कर्व बिकॉज द लैक्टिक एसिड बीइंग फॉर्म्ड एज टू फर्स्ट न्यूट्रलाइज द अल्कलाइड। पहले इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है 8 को जो है बेस, क्योंकि 8 9 बेस होता है तो उसको पहले 7 पे लाके न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है वो एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे जो कि सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, नहीं थर्ड लास्ट क्वेश्चन है। ओके, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को उसमें क्यों कंटेन करते हैं, क्योंकि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ना बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो हमारी पुट्टी होती है ना, जो हमारी हम लोग वॉल पे करते हैं, सीलिंग पे जो डिज़ाइंस करते हैं, ठीक है, पीओपी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, अगर उसमें से मैंने देखा था, मैंने आपको पता था कि उसमें हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डालेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत कम वाटर ऑफ मॉलिक्यूल डालते हैं ताकि वो जल्दी हार्ड ना हो जाए। अब आप लोगों ने देखा होगा कि वो पाउडर फॉर्म है और उसमें अगर थोड़ा सा भी वाटर डालते, ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा भी बहुत कम मॉलिक्यूल्स, जैसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डालते, ठीक है, तो क्या हो जाता है वो पाउडर फॉर्म से होके बहुत हार्ड हो जाता है। वो इतना हार्ड हो जाता है कि उसके बाद वो यूजलेस हो जाता है। ठीक है, आप लोगों ने आपकी सीलिंग पे देखा होगा, आपके घर में भी अगर पीओपी होगी तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। ठीक है, तो वो उसको हार्ड होने के बाद वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और अगर वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी तो वो कैसी हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको लिखेंगे कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है शुड बी स्टोर्ड इन अ प्रूफ कंटेनर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर है जो कि इट कैन कन्वर्ट, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट कैन कन्वर्ट इनटू वेरी हार्ड, दैट हार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस बाय ब्रिंगिंग इट्स वाटर मॉलिक्यूल। जब हम लोग उसमें वाटर मॉलिक्यूल डालते हैं तो इट बिकम्स हार्ड, एंड दिस हार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस हार्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस विल बी यूजलेस आफ्टर समटाइम्स, इट कैन बी यूज्ड। ओके बच्चों, इसको हम लोग ऐसे बताएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव टू एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको मालूम ही होगा, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। ठीक है, जब व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर एंड गिव्स सॉल्ट इज नोन एज द सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, वाटर भी लिखेंगे आप लोग, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। सो व्हाट इट गिव्स दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, NaOH प्लस HCl सबसे इजी एग्जांपल और सबसे अच्छा एग्जांपल। ठीक है, क्योंकि NaCl हम लोग कॉमन सॉल्ट यूज़ करते हैं, और H2। ठीक है, ये वाला सबसे पहले एक एग्जांपल लिखेंगे, और सेकेंड एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, वीक एसिड होता है जो CH3COH होता है, इसको NaOH के साथ हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे। देखो बच्चों, इसके जो पहले मैंने आप लोगों को बताया था, चलो ठीक है मैं आप लोगों को ऐसे बना दें। इसके पहले जो मैंने बताया था NaOH और HCl, तो NaOH भी क्या होता है, HCl भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, और NaOH भी कैसा होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, लेकिन नेक्स्ट वाले केस में मैंने आपको क्या बताया, CH3COH है और ये NaOH है। ठीक है, तो CH3COH ये क्या है, वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है, तो हमारे पास सॉल्ट कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है बच्चों, बेसिक सॉल्ट बनेगा, और इसका रिएक्शन क्या आ जाएगा, CH3COONH, जो कि होता है बेसिक सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट है लेकिन ये बेसिक है, क्योंकि इसमें बेसिक, क्योंकि वो वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ठीक है, तो इसलिए वो बेसिक बनेगा, और उसके साथ हमको H2 मिलेगा ऑफकोर्स। ठीक है बच्चों, है ना। मैं आप लोगों को एक बार और अच्छे से बता देती थी कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलता है तो हमारे पास सॉल्ट जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है तो सॉल्ट कैसा होता है, एसिडिक सॉल्ट होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास वीक एसिड होता है और अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो सॉल्ट कैसे बनता है, बेसिक बनता है। और अगर दोनों ही वीक है, वीक एसिड है और वीक बेस है, तो सॉल्ट कैसे बनेगा, अगेन वो सॉल्ट है, न्यूट्रल बनेगा। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 15, गिव टू इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, जो कि आप लोग पहले उसमें जो दिए हैं आप लोग उसमें लिख सकते हो। मैं आप लोगों को यहीं से मार्क करवा देती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजेस ऑफ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को यूजेस मिल जाएंगे वॉशिंग सोडा के जो है। सबसे पहले बेकिंग सोडा के ये वाले यूजेस आप लोग लिखेंगे बहुत अच्छे से, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, और इसके बाद वाला जो पेज है इसमें आप लोगों के वॉशिंग सोडा के, तो इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो जो वॉशिंग सोडा होता है वो ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर होता है, मैंने आपको हार्डनेस ऑफ वाटर मेरे वीडियोज़ में समझा दी थी, ठीक है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग हम मतलब पेपर में लिख के आएंगे, ठीक है। और बेकिंग सोडा में हम लोगों ने देखा था कि एंटासिड मेडिसिन में ये यूज़ होता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर मेकिंग ऑफ एंटासिड्स में यूज़ होता है, क्योंकि अगर पेट में एसिडिटी होती है तो उसको रिमूव करने के लिए, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं केक्स बनाने के लिए, पकौड़ास बनाने के लिए, ब्रेड्स बनाने के लिए, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ठीक है, मैं आपको एक बार और कंक्लूड कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 2 हमारा पूरा एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। मैंने आपको पूरी एनसीईआरटी का हर एक लाइन और पूरे सारे पेजेस जो हैं, सारे पेजेस कंप्लीट कर दिए हैं, सारे इंटेक्स क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, सारे एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। बाय।